कभी भारत के जहाज गिरते हैं, कभी भारत के हुक्मरान गिरते हैं, कभी भारत के फौजी गिरते हैं, कभी मोदी सरकार खुद गिरते हैं, तो कभी उनका रॉकेट गिर जाता है। जी हाँ, इस मर्तबा रॉकेट गिरा है भारत का। ये क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ भारत के हक में पाकिस्तान से अफसोस के साथ एक ऐसा लीडर बोल पड़ा है जिसको शायद अब लीडर कहना नहीं बनता। एक सूबे के वज़ीर आला की बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंट आई है। उस स्टेटमेंट पर बात करेंगे और नाज़रीन, उस स्टेटमेंट के बाद आप खुद भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि डिजिटल मीडिया के इस दौर में जहां पर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, एक ओहदे पर बैठे हुए शख्स से आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। फैसला हम आप पर छोड़ेंगे जब हम आपको वो बात बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, अब उसकी भी तरक्की की राहें हमें हमवार होती हुई दिखाई दे रही हैं। आरिफ हबीब ग्रुप जिन्होंने PIA को खरीदा, अब कुछ डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के हवाले से। वो क्या खुशखबरियां हैं, उन पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। मोदी के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और भारत को पूरी दुनिया में इस वक्त सांस लेने की जगह नहीं मिल रही। एक बहुत बड़ी पाबंदी आयद करने की तैयारी कर ली गई ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। वो क्या पाबंदी है, उस पर भी बात करेंगे। और वेनेजुएला का नया सदर बन चुका है। कौन सदर है, क्या नाम है उसका, इस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से एक स्टेटमेंट दी जाती है। स्टेटमेंट क्या है नाज़रीन, वो सवाल उठा लेते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल जो हो रही है उसके हवाले से शवाहिद दिखाए जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। वो इस बात पर एक्चुअली सवाल उठा दें कि आया उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो भी रही है या फिर नहीं हो रही। नहीं हो रही। चाइनीज वर्कर्स को मारने वाला कौन था? अभी रिसेंटली आपके सामने ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन से हमला किया जाता है। कहां से हमला किया जाता है, यह हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मुलाजमीन को जो माइनिंग कर रहे थे एक फैक्ट्री के साथ, उनको भी मार दिया जाता है। किसने मारा, क्यों मारा, कौन मुलव्विस था? पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, FC हेडक्वार्टर का हमला आपके सामने है, उसके बाद जनूबी वजीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज, APS पेशावर जैसे सानेहों को आप कैसे बुला सकते हैं? APS पेशावर का जो सानेहा हुआ था, उसके पीछे कौन मुलव्विस था? नाज़रीन, अभी अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस से चंद कदमों के फासले पर हमला किया जाता है, उसके पीछे कौन मुलव्विस था? ईरान के अंदर ईरान और इजराइल की जंग के दौरान 12 दिन की जो जंग हुई थी, उसमें किसके नेटवर्क्स पकड़े जाते हैं? कौन वहां पर जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा था? कौन इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था? कौन उनके खुफिया इदारों के लिए काम कर रहा था? अभी रिसेंटली ये जो प्रोटेस्ट शिद्दत इख्तियार कर गए, इन प्रोटेस्ट में जो शिद्दत इख्तियार की गई, उनके पीछे कौन से मुनज़्ज़म नेटवर्क्स थे? किन लोगों को पकड़ा गया ईरान की जानिब से? इस तमाम तर के बावजूद भी सवाल उठाना एक खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबे के वज़ीर आला की जानिब से समझ से बालतर है। अब पता नहीं, शायद उनकी मीडिया टीम, उनकी जो उनको इन्फॉर्मेशन देती है, या फिर शायद वो खुद इतना सोशल नहीं है, शायद खुद वो तहकीक नहीं करते। तो बड़े अफसोस के साथ ऐसी स्टेटमेंट तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे एक सूबे के वज़ीर आला से। लेकिन खैर, जो भी है, उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब आप तलाश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको आपके जवाब मिल जाएंगे कि दहशतगर्दी कहाँ से ऑपरेट हो रही है। नाज़रीन, अब बात करें तो भारत का कभी जहाज़ तबाह हो जाता है, कभी उनके फ़ौजी गिर जाते हैं, कभी क्या गिर जाता है, कभी मोदी सरकार गिर जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में, कभी प्यूटन के कदमों में गिर जाते हैं। इस मर्तबा भारत का सैटेलाइट तबाह हुआ। तसव्वुर करें कौन सा सैटेलाइट तबाह हुआ होगा? मिलिट्री का उनकी सैटेलाइट तबाह हुआ है जिससे वो सर्विलेंस करते थे। तो भारत के लिए एक और बुरी खबर है, और पूरी दुनिया के अंदर भारत की क्रेडिबिलिटी इसी तरीके से दिन ब दिन गिरती जा रही है। कभी उन राफेल गिरा देते हैं, कभी अपने पायलट्स को गिरा देते हैं, कभी उनकी पोस्टें गिरा दी जाती हैं। वो तो खैर गिराई गई थी, ज़मी बोस कर दी गई थी। तो भारत की साख इसी तरीके से बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर बड़ी हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके लिए बड़ा एक सरप्राइज़ तैयार किया है। हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया उनके स्टूडेंट वीज़ाज़ को। मतलब अब भारतीय स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और उन्होंने ये तमाम तर उस तनाजुर में फ़ैसला किया जो कि ऑस्ट्रेलिया बोनाई बीच के अंदर जो हमला हुआ था, उसमें भारत जो मुलव्विस था
उसके बाद नाज़रीन ये डिसीजन लिया गया और अब भारत के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। भारत को एक्चुअली सांस लेने की जगह नहीं मिल रही पूरी दुनिया में। नाज़रीन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर गामज़न होता हुआ चला जा रहा है। एक तो फितनों को एलिमिनेट करके सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई की जाती है और 6 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया जाता है। मतलब अब किसी फितने की पाकिस्तान के अंदर जगह मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसा फितना जो सर उठाने की कोशिश करेगा, जो मासूमों पर हमला करने की कोशिश करेगा, चाहे वो अफ़गानिस्तान से हो, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, चाहे वो जिस मर्जी जगह का हो, क्योंकि दहशतगर्दों का ना तो कोई मजहब है, न ही कोई उनकी एथनिसिटी है, न ही उनकी पहचान है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान के अंदर पनपने का मौका अब उनको मज़ीद नहीं दिया जाएगा। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, पाक फ़ौज की जानिब से एक अहद किया गया है और इसी अहद के ऊपर अब काम जारी है। इसीलिए अब भारत को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, पाकिस्तान की मज़ीद डेवलपमेंट की बात की जाए तो आरिफ हबीब ग्रुप जिन्होंने PIA खरीदी थी, अब उन्होंने पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी को भी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए कुछ इक़दामात के हवाले से सोचना शुरू कर दिए कि अब इसकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान एयरलाइंस जो PI है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है, उस हवाले से 34 तैयारे जो भी हमारे मौजूद है, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 17 फ़ाल है। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि सितंबर 2026 तक ये 34 के 34 तैयारे फ़ाल हो जाएंगे और एक मरतबा ये फ़ाल हो गए तो फिर ऑब्वियसली बेटरमेंट भी आएगी, इकॉनमी भी उस पर भी असर पड़ेगा और न सिर्फ इकॉनमी पर असर पड़ेगा बल्कि इससे मज़ीद जॉब्स भी प्रोड्यूस होंगी। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ भी उनकी जो है कुछ बातचीत चल रही है और पाकिस्तान की जो ब्लू इकॉनमी है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तो सिर्फ 0.5% ये कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन जो भी 10 जहाज़ हैं उनको 54 जहाज़ों तक बढ़ाने का फ़ैसला किया गया और अगर ये हो जाता है तो फिर नाज़रीन 2030 तक पाकिस्तान सालाना $6 बिलियन, 6 अरब डॉलर तक की जो है वो सरमायाकारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं। तो दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अब आखिरी खबर की तरफ आते हैं और वो आखिरी खबर क्या है? वो खबर ये है कि वेनेज़ुएला का नया सदर बन चुका है। कौन सदर है? डोनाल्ड ट्रंप सदर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ख़ुद को वेनेज़ुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट नामज़द कर दिया है और अब इसके बाद हम मज़ीद क्या कह सकते हैं? वेनेज़ुएला के ऊपर हमला जो किया गया था, इसकी वजह से पूरी दुनिया की जानिब से बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अगला नंबर ग्रीनलैंड के इस हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ मुतनाज़िर स्टेटमेंट्स भी मौसूल हो रही हैं और अब वेनेज़ुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट ख़ुद को नामज़द करना डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद तनकीद की जानिब धकेलता चला जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।